हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना ही जाना है। इनको हम किसी भी कीमत पे बेटा छोड़ नहीं सकते। और जिन बच्चों ने ये चैप्टर नहीं किया है वो ये 2-4 क्वेश्चन अच्छे से कर लें। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है बेटा, ये मिसलिनियस का है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन क्या है? शो दैट द फंक्शन एफ आर से लेके x बिलोंग्स टू आर -1 to 1 डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस x बिलोंग्स टू आर इज 1 1 एंड आर 2। मुझे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 भी है और फंक्शन आर 2 भी है। अब यहाँ देखो बेटा, इसको करने के बड़े सारे तरीके हैं, आपको शॉर्टकट वे भी मिलेंगे लेकिन आप उसको फॉलो मत करिएगा। मैं आपको डिटेल में सॉल्व करना सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। एक बार सीख लिया बेटा फिर आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले चलते हैं 1 1 की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे मॉड लग गया है तो फिर 2-3 केस बन जाते हैं, ठीक है। तो 1 1 के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1, उसके लिए 3 केसेस आएंगे, ठीक है। यहां पे आ गया बेटा केस 1। मान लीजिए कि x1 और x2 ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, आर बोथ पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि मॉड लगा है, पॉजिटिव वैल्यू भी रहेगी नेगेटिव भी रहेगी। मान लीजिए x1 x2 आर बोथ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब 1 1 अगर आपको याद हो तो कैसे सोल्व करते हैं बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है R, such that f of x1 is equals to f of x2, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, एफ एक्स बाई डेफिनेशन किसके बराबर है, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x1। यहाँ पे x1 आएगा और यहाँ पे आएगा बेटा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x2। अब ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है बेटा तो यहाँ पे क्या आएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1 और यहाँ पे क्या आएगा x2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x2, ठीक है। अगर पॉजिटिव है तो मॉड की वैल्यू क्या देगी, पॉजिटिव ही देगा। अब यहाँ पे बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा x1 1 प्लस x2 और यहाँ पे बेटा x2 और 1 प्लस x1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो आएगा x1 प्लस x1 x2, यहाँ पे क्या आ गया x2 प्लस x1 और x2 आ गया। अब यहाँ देखो बेटा, ये तो सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो x1 किसके बराबर है, x2 के बराबर, तो f जो है वो 1 1 हो गया, ठीक है। एक चीज बेटा क्लियर होगी, अगर ये दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव है तो मेरा फंक्शन जो है वो 1 1 है। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो फिर क्या होगा, अब वो देखते हैं बेटा। तो चलते हैं केस 2 पे। केस 2, अगर मेरा x1 when x1 x2 are both नेगेटिव, अगर बेटा ऐसा है तो क्या ये 1 1 होगा या नहीं, वो देखते हैं। कहानी वही रहेगी बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x1 is equals to f of x2। f x1 बाय डेफिनेशन क्या आएगा x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 और यहाँ पे आएगा बेटा x2 अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x2। अब ये बेटा नेगेटिव है तो मुझे पता है बेटा अगर नेगेटिव है तो मॉड का आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बनेगा x1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x1, यहाँ पे आएगा x2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए बेटा x1 फिर आ गया 1 माइनस x2, यहाँ पे x2 और यहाँ पे 1 माइनस x1।
मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2, और यहाँ पे बेटा x2 माइनस x1 x2, ये कट गया। x1 का आंसर किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। तो f जो है वो फिर से क्या बन गया, 1 1। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी 1 1, दोनों नेगेटिव हैं तो भी 1 1। अब केस 3 पे चलते हैं। यहां देखिए बेटा, अब आएगा केस 3। एक पॉजिटिव ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं x1 पॉजिटिव, व्हेन x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव, ठीक है। x1 पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव लेके जाना एक नेगेटिव लेके जाना, वो आपकी मर्जी है। x1 नेगेटिव ले लो या x2 पॉजिटिव, बात एक ही रहेगी। अगर बेटा ऐसा है तो यहां देखो बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या आती R। अब यहां देखो बेटा, हम क्या करेंगे, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को बराबर मान के चलते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2, ठीक है, ये होते 1 1 में। f x1 का क्या आएगा बेटा, यहाँ पे x1 डिवाइड में 1 प्लस मॉड x1, यहाँ पे आ गया बेटा x2 डिवाइड में 1 प्लस मॉड ऑफ x2। x1 तो पॉजिटिव है, x2 नेगेटिव है, तो यहाँ पे बनेगा बेटा x1 डिवाइड में 1 प्लस x1, और यहाँ पे बनेगा x2 और 1 माइनस x2, क्योंकि x2 मेरे पास क्या था, नेगेटिव था बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बनेगा बेटा, x1 1 माइनस x2, और ये आ गया x2 और 1 प्लस x1। मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x1 x2, यहाँ पे x2 और यहाँ पे x1 x2, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, इसे मैं यहाँ भेज देता हूँ और इसे यहाँ ले आता हूँ, तो ये बनेगा बेटा x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम x1 x2, वहां जाके x1 x2 हो जाएगा बेटा, माइनस है तो वहां जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 टाइम हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, यहाँ से क्या सीखने को मिलता है वो देखिएगा। x1 मेरे पास पॉजिटिव है और x2 जो है मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, वो उसका रीजन क्या अभी बताता हूँ। विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। अब ये पॉसिबल नहीं है बेटा, क्यों नहीं है, क्योंकि x1 मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, x2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी पॉजिटिव है, वेयर एज जबकि राइट हैंड साइड, ये सॉरी यहाँ पे x1 x2 होगा, ठीक है। जबकि ये जो राइट साइड है, यहाँ पे x1 है x2 भी है, x1 क्या पॉजिटिव x2 क्या नेगेटिव, तो प्लस माइनस मुझे पता क्या होता है, माइनस होता है, वेयर एज राइट हैंड साइड इज नेगेटिव। अब ये वाली जो इक्वेशन है बेटा, इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है, तो बराबर हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब x1 जो है वो x2 के बराबर अगर नहीं है, विच इंप्लाइज f of x1 is not equals to f of x2। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो f of x1 जो है वो f of x2 के बराबर नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब f is 1 1। यही कंडीशन थी बेटा, अगर x1 x2 के बराबर है, दोनों बराबर होने चाहिए, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी f जो है वो 1 1 है। तो ओवरऑल देखा जाए बेटा, तो तीनों केस में f आपका 1 1 रहेगा ही रहेगा। अब चलते हैं बेटा आंटू पे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है बेटा आंटू वाला, और बच्चे इसमें बड़ा फंसते हैं। इसको भी हम 2 केसेस से बेटा सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आया ना तो पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। इसको तो बेटा किसी भी कीमत पे आपने छोड़ना नहीं है, जो मर्जी हो जाए। आप लिख लीजिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी इस चैप्टर का, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, ऑन टू पे चलेंगे, नंबर 2 ऑन टू पे चलते हैं, ठीक है। अब ऑन टू में देखिए क्या होगा, इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है। यहां देखिए बेटा, y का आंसर क्या है, लेट y बिलोंग्स टू, ये आ गया -1, ठीक है। y जो है मेरा वो यहीं से उठाना, मुझे यहाँ पे मुझे मेंशन करके रखा है, ठीक है।
अब यहाँ पे दो केस ले लेते हैं। केस 1, व्हेन y जो है वो पॉजिटिव है। अगर आपको मैं और थोड़ा क्लियर करके दिखाऊं तो यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, ये -1 आ गया, +1 आ गया, ठीक है। दो इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, 0 से 1 पॉजिटिव और ये आ गया नेगेटिव वाला पोर्शन। जब y की वैल्यू क्या लेता हूँ मैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेकर चल रहा हूँ। मतलब मेरा जो y है वो बिलोंग कर रहा है बेटा 0 से लेके 1 में, ठीक है। अगर ऐसा है बेटा तो क्या करते हैं, हम ऐसे लिखते हैं लेट y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू fx का आंसर क्या था बेटा, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, ठीक है जी। अब मेरी y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में, तो y क्या बन जाएगा बेटा, x अपॉन 1 प्लस x। अब इसे बेटा सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू लेकर आएंगे, तो इसको बेटा अगर यहाँ भेजूं तो क्या बनेगा, y 1 प्लस x और यहाँ पे भी क्या आएगा, x बनेगा, y प्लस yx इज इक्वल्स टू x। इसको उठा के यहाँ भेजेंगे तो y क्या बन गया बेटा, x माइनस एक्स वाई लिखो, y x एक ही बात है, तो y इज इक्वल्स टू x कॉमन लेंगे, 1 माइनस y हो गया, तो x का आंसर बन गया बच्चे y अपॉन 1 माइनस y, ठीक है जी। अब यहाँ देखो बेटा y की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में ना, मिनिमम वैल्यू 0 है, बाकी 0 से बड़ी वाली वैल्यू है। अगर तो y की वैल्यू 1 होती, इंक्लूडेड होती, यहाँ पे देखो इंक्लूडेड नहीं है बेटा y की वैल्यू 1, है ना, तो फिर ये 0 तो ना डिफाइंड होता है, लेकिन ये वैल्यू 0 डालूं अगर तो आंसर क्या आएगा आपका, 0 आ जाएगा। 0 से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब आंसर अब आपका आ जाएगा, रुकेगा नहीं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to 0 to 1 there exists x belongs to R such that fx is equals to y। तो आपका जो f है वो onto है। अब चलेंगे केस 2 पे। केस सेकंड, जब आपका y है when y जो है वो लेस देन 0 है, यहाँ पे नेगेटिव लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा दैट इज हमारा y जो है वो बिलोंग्स करता है बेटा, ये देखो अब -1 से लेके 0 के बीच में, और ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है दोनों की दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा लेट y इज इक्वल्स टू fx, ये आएगा y इज इक्वल्स टू fx का आंसर क्या था बेटा, x अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x, तो y इज इक्वल्स टू x अपॉन 1 माइनस x, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, अब नेगेटिव वैल्यू लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस x आएगा। अब इसको यहाँ भेजेंगे तो बनेगा y 1 माइनस x इज इक्वल्स टू x, मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस yx इज इक्वल्स टू x। अब यहाँ देखिए बेटा इसको यहाँ भेज देते हैं तो बनेगा y इज इक्वल्स टू x प्लस xy, y इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस y आ गया, तो x इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 प्लस y, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा मेरे पास जो y है -1 से 0 के बीच में है, ठीक है। तो अगर ये -1 के बराबर होता तो ये नॉट डिफाइंड होता, आंसर रुक जाता, लेकिन ये -1 इंक्लूडेड इसमें नहीं है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालो तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है, चाहे नेगेटिव मिले, आंसर मिल रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to -1 to 0 there exists x belongs to domain, या फिर आ लिखिए such that fx is equals to y therefore f is onto। तो इसका मतलब ये जो मुझे फंक्शन दे रखा था बेटा ये 1 भी है और onto भी है, और यही सही तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप इस तरह सॉल्व कर लेते हो तो बड़ी सारी और प्रॉब्लम आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी की एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम में पूछी भी गई है, तो इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, R1 और R2 ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A पर, और बताना कि दोनों की इंटरसेक्शन भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ देखिए बेटा
सबसे पहले बताएंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है जी। ये आ गया बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब यहां देखो बेटा रिफ्लेक्सिव में क्या करेंगे, लेट एक नंबर ले लेंगे a बिलोंग्स टू a, ठीक है। यही करते हैं ना, सेट से एक नंबर उठाएंगे और बताएंगे इसका जो पेयर है वो R1 इंटरसेक्शन R2 में भी है। अब यहां देखो बेटा देयरफॉर ये a कॉमा a कहां पे रहेगा बेटा, R1 में भी होगा, एंड a कॉमा a बिलोंग्स टू R2, है ना। अगर कोई नंबर a में है, R1 R2 दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है बेटा, इसी पर बने हुए हैं, तो इनके पेयर दोनों में होने चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर जो a कॉमा a है बेटा, ये कहा चला जाएगा R1 इंटरसेक्शन R2 में। ये नंबर लिया मैंने सेट A से, उसका पेयर किस में है, इंटरसेक्शन में। देयरफॉर बेटा R जो है R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव। ये काम हो गया। पार्ट बी में देखिएगा बेटा, ये आएगा सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसमें क्या करना है बेटा, एक पेयर लेट करना है, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। एक पेयर कहां लेट करना होता है, जिसे भी आपने प्रूफ करना। तो यहाँ पे मेरे पास R1 इंटरसेक्शन R2 है। अगर ये बेटा इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब जो मेरे पास ए बी है वो R1 में भी है एंड ए बी है R2 में भी है, ठीक है जी। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन था बेटा, तो इसका मतलब B कॉमा A R1 में भी है और B कॉमा A R2 में भी है, ठीक है। अब देखो B कॉमा A बेटा R1 में भी है R2 में भी है, तो फिर इंटरसेक्शन में भी जाएगा। तो इसका मतलब B कॉमा A बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब यहां देखो बेटा AB जो है वो इंटरसेक्शन में था, उसका उल्टा किया BA, वो भी इंटरसेक्शन में है, तो देयरफॉर R1 इंटरसेक्शन R2 ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन, सॉरी इक्विवेलेंस बोल दिया मैंने, सिमेट्रिक रिलेशन बन गया, इज सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, तीसरा आ गया ट्रांजिटिव। अब इसमें क्या करना होता है, मुझे दो पेयर लेने होते हैं, ठीक है। एक ए बी ले लेते हैं और दूसरा बी सी ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां देखो बेटा लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। अब देखो बेटा ये इंटरसेक्शन में अगर, तो देयरफॉर ये जो ए बी कॉमा बी सी जो है R1 में भी होगा एंड ए बी कॉमा बी सी R2 में भी होगा। अब देखो बेटा ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन था R1, तो अगर ऐसा R1 में है तो इसका मतलब AC जो है वो R1 में भी है एंड AC जो है वो R2 में भी है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो इसका मतलब AC जो है बेटा वो दोनों की इंटरसेक्शन में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 इज ट्रांजिटिव। अब यहां देखो बेटा R1 इंटरसेक्शन R2 जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है जी। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है, फंक्शन दे रखा है बेटा एन टू एन, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। डिफाइन कैसे किया है, अगर ऑड नंबर डालते हो तो आंसर x प्लस 1 है, मतलब इवन हो जाएगा। इवन डालते हो तो x माइनस 1 मतलब ऑड हो जाता है। पूछा गया बेटा कि ये फंक्शन जो है मेरा 1 1 और 1 2 है या फिर नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके इसे सॉल्व करते हैं।
अब यहां देखिएगा बेटा, सबसे पहले 1 1 पर चलते हैं, ठीक है। पार्ट ए 1 1 पर चलते हैं। अब यहाँ पे बेटा अलग अलग केसेस करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरी जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में दो तरह के नंबर होते हैं, इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, ठीक है। तो अगर दोनों इवन है तब क्या होगा, दोनों ऑड है तब क्या होगा, अगर एक इवन है एक ऑड है तब क्या होगा, वो सारे का सारा यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 1 ले लेते हैं बेटा, फिर केस 1 लिख लेते हैं। केस 1, जब when x1 and x2 are both even, ठीक है। अगर ये दोनों इवन है तो क्या ये 1 1 होगा या नहीं होगा, यहाँ पे देखेंगे। तो क्या बेटा टेक्निक रहती थी, लेट दो नंबर x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन क्या है n, सच दैट f of x1 is equals to f of x2। अब यहाँ पे बेटा डेफिनेशन लगाएंगे, x1 भी क्या है इवन, x2 भी इवन है। अगर इवन है बेटा तो आंसर क्या लेना है, x माइनस 1। तो यहाँ क्या आएगा x1 माइनस 1, यहाँ पे x2 माइनस 1, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट, तो x1 इज इक्वल्स टू x2। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा कि जो f है वो 1 1 फंक्शन है, इज 1 1। तो अगर बेटा दोनों नंबर इवन है तो ये 1 1 होगा। अब दोनों अगर ऑड है तो क्या होगा वो देखते हैं बेटा। तो ये आ गया मेरे पास केस सेकंड, व्हेन बोथ x1 एंड x2 और ऑड, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, लेट x1 x2 belongs to domain such that f of x1 is equals to f of x2, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ऑड है बेटा, तो ऑड की डेफिनेशन ये, अगर ऑड नंबर है तो आंसर क्या आना चाहिए, x प्लस 1, तो मतलब x1 प्लस 1 और यहाँ पे x2 प्लस 1, ये फिर से कैंसिल। तो x1 किसके बराबर आ गया बेटा, x2 के बराबर। तो f जो है फिर से क्या बन गया मेरे पास 1 1, ठीक है। अगर इवन है तो भी 1 1, ऑड है तो भी 1 1। अब चलेंगे केस 3 पे। ये आ गया बेटा केस 3। अब एक इवन ले लेंगे एक ऑड, चाहे x1 को इवन ले लो, x2 को ऑड, या x1 को ऑड ले लो, x2 को इवन ले लो, एक ही बात है। व्हेन x1 इज इवन एंड x2 जो है वो ऑड है, ठीक है जी। अगर ऐसा हो गया फिर देखते हैं क्या आएगा बेटा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट f of x1 is equals to f of x2। अब यहाँ पे x1 इवन है बेटा तो ये आंसर आना चाहिए x1 माइनस 1, x2 ऑड है बेटा तो आंसर क्या आना चाहिए x प्लस 1, मतलब x2 प्लस 1। ये जहां जाएगा, ठीक है, माइनस 1 हाँ वहां भेज देते हैं तो बनेगा x1 माइनस x2, इसे वहां भेज दिया तो बन गया प्लस 2। मैं लिखूंगा विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं है, x1 इवन है बेटा, x2 ऑड है। कभी भी इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो आंसर जो है वो ऑड नंबर ही आता है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बेटा 6 और ऑड नंबर क्या है 5, 6 माइनस 5 1 होगा, 6 माइनस 3 3 होगा, तो आंसर हमेशा ऑड नंबर आता है। यहाँ पे क्या आ गया, इवन नंबर आ गया बेटा, इसका मतलब ये चीज पॉसिबल नहीं है। x1 का आंसर x2 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब f जो है वो 1 1 नहीं है। तो अगर दोनों इवन है तो भी 1 1, दोनों ऑड है तो भी 1 1, अगर एक इवन है एक ऑड है फिर 1 1 नहीं आता, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसका 1 1 का केस। अब चलेंगे ऑन टू पे। यहाँ पे आ गया पार्ट बी, f इज ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा लिखने वाला है नहीं बेटा, स्टेटमेंट है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है, वहीं से पता चल जाएगा आपको। मैं यहाँ समझाता हूँ बेटा, यहाँ देखो
सिंस फॉर एवरी ऑड नंबर, ठीक है, कहता है कोई भी ऑड नंबर ले लें अगर, ठीक है, 2r+1 इन कोडमेन, ठीक है, अगर मैं कोडमेन में कोई भी ऑड नंबर ले लेता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे इवन नंबर मिलता है डोमेन में। डेफिनेशन ये तो कहती है। अगर यहाँ देखो बेटा, ये क्या है, ऑड है, तो आंसर क्या मिलता है, इवन नंबर, है ना। तो इसकी जो कोड में है ना, उसमें यहाँ तो इवन नंबर है या फिर ऑड नंबर है बेटा, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलेगा, इवन नंबर ऑड नंबर मिल जाएंगे। इससे ये फंक्शन आपका आंसर पर स्टेटमेंट देखिए क्या है, सिंस फॉर एवरी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर ले लो आप कोड मेन में, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, देयर एग्जिस्ट, ऐसे लिखिए, देयर एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग इमेज, या फिर क्या लिखेंगे बेटा, देयर एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग इमेज। क्या होगी इसकी इमेज बेटा, इसकी प्री इमेज आएगी ना, कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज 2r+2, क्योंकि मैंने ऑड नंबर लिया बेटा कोड मेन में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मुझे डोमेन के अंदर क्या मिलने वाला बेटा, इवन नंबर, जिसको हम क्या लिखेंगे, 2r+2 इन डोमेन, ठीक है। ऑल्सो इसी तरह से चलेंगे बेटा, अगर मैं कोई भी क्या करूंगा, यहाँ पे ऑड नंबर लिया था, इवन नंबर ले लेंगे हम कोड मेन में। ऑल्सो फॉर एवरी इवन नंबर 2r इन कोडोमेन there exist corresponding, क्या मिलेगा बेटा मुझे, अभी मैंने क्या ले लिया कोडोमेन के अंदर, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑड नंबर मिलना चाहिए डोमेन में, ठीक है। एग्जिस्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज 2r-1 इन डोमेन, ठीक है जी। तो बेटा अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि मेरी जो कोड मेन है वो नेचुरल नंबर है, मतलब उसमें इवन नंबर है या ऑड नंबर है, फंक्शन इसी तरह से डिफाइंड है बेटा। अगर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो इवन नंबर आ रहा है तो पीछे आपको ऑड नंबर मिलेगा, ऑड आ रहा है तो इवन मिलेगा, वही सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बस। तो हर एक एलिमेंट जो है पीछे एसोसिएटेड है, इसका मतलब देयरफॉर एफ जो है वो ऑनटू फंक्शन है, ठीक है जी। बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है बेटा, आपके एनसीईआरटी में ही है, इसको जरूर करिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन आपको दे रखा है बेटा एफ एक्स, इस तरह से डिफाइंड है, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 2 है, और एफ एक्स बोलिए या फिर वाई बोलिए, एक ही बात है, वाई की वैल्यू भी 0 से लेकर 2 तक है। शो दैट पूछा गया कि एफ जो है बाइजेक्टिव फंक्शन है, मतलब 1 भी है और ऑन टू भी है। सिंपल सा सोल्यूशन है बेटा, बच्चे जो है रूट देख के डर जाते हैं। अब यहां देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले चलेंगे 1 पे, ठीक है। कैसे करते हैं बेटा, दो नंबर ले लेंगे, x1, x2 बिलोंग्स टू डोमेन। अब यहाँ पे डोमेन क्या है बेटा, यहाँ देख लीजिए 0 से 2, ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या आता है, सच दैट f of x1 is equals to f of x2, ठीक है। fx का आंसर मुझे गिवन है बेटा, तो x1 का क्या बनेगा, √4 माइनस x1 का स्क्वायर, और यहाँ पे √4 माइनस x2 का स्क्वायर, रूट कैंसिल तो बचेगा 4 माइनस x1 का स्क्वायर, 4 माइनस x2 का स्क्वायर, 4 भी कट जाएगा, माइनस भी कटेगा, तो बचेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये यहां ले आएंगे तो बनेगा बेटा x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b, ठीक है जी। अब दोनों को प्रोडक्ट 0 है
इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अब आगे देखिए बेटा, यहां से x1 की वैल्यू निकल कर आई -x2 और यहां से निकल कर आ गई ये वाली वैल्यू। तो मेरे पास x1 के दो आंसर आने थे। अब मुझे आंसर चाहिए तो बेटा x1 इज इक्वल्स टू x2। सिर्फ अगर इतना ही आता है तो ये 1 1 था। अब देखूंगा ये आंसर क्या वैलिड है भी है या नहीं। x1 x2 यानी 0 से 2 के बीच में लिए, मतलब पॉजिटिव नंबर लिए। तो यहाँ पे देखो बेटा आंसर क्या आ गया नेगेटिव, इसलिए ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल होगी नहीं क्योंकि माइनस उसमें है ही नहीं, सिर्फ यही बचेगा। देयरफॉर f जो है वो 1 1 है। क्लियर हो गया। अब चलेंगे अनटू पे। कैसे फाइंड करेंगे? लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, फिर y आ गया बेटा, एफ एक्स की वैल्यू डालेंगे रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, बनेगा y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसे यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर क्या बन गया बेटा 4 माइनस वाई का स्क्वायर। तो यहां से देखो बेटा x की वैल्यू क्या निकल कर आ गई रूट ऑफ 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ देखो y की वैल्यू आपने 0 से लेकर 2 तक डाल ली है। 0 डालूंगा रूट 4 बन गया 2, फिर बेटा 2 डालूंगा 4 माइनस 4 0, बाकी जो वैल्यू है बेटा वो आ गया आपकी 2 से लेके 0 के बीच में आएंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज ही आएंगी। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो अब y की इनके बीच में से, तो आपको x का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि x का आंसर क्या है 0 से लेके 2 तक है। तो जो नंबर आ रहे हैं यहाँ भी वो भी क्या आ रहे हैं 0 से लेके 2 तक आ रहे हैं, मतलब y की हर वैल्यू के पीछे आपको एक वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन आपका ऑनटू है। तो यहाँ लिखें बेटा सिंस फॉर एवरी y belongs to codomain there exists an element in domain, ठीक है, such that fx is equals to y, therefore f is onto। तो यहां पे बेटा f मेरा 1 1 भी है और onto भी है और ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, ये मुझे प्रूव करना था। अब चलते हैं बेटा एक और ऐसे क्वेश्चन पे। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, मुझे इंपॉर्टेंट लगी और सोचा ये भी आपके साथ डिस्कस की जाए। एग्जांपल नंबर 17। क्वेश्चन क्या है बेटा, फंक्शन है n टू y, n फॉर नेचुरल नंबर, y यहाँ पे एक सेट है। आगे पढ़ते हैं क्या है बेटा, फंक्शन है डिफाइन कैसे किया है, एफ एक्स किसके बराबर है बेटा 4x प्लस 3 के बराबर है, और y कैसे डिफाइंड है, y बिलोंग्स टू n, ये भी नेचुरल नंबर है और y का आंसर क्या है 4x प्लस 3। यहाँ पे वैल्यूज डालते जाओ, जो आंसर आएंगे वही आपके y हैं। फॉर सम x बिलोंग्स टू n, और x भी नेचुरल नंबर है तो मुझे यहाँ से पता चल गया। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, सबसे पहले पूछा गया कि बताइए f जो है वो इन्वर्टिबल है, और फिर इसका इनवर्स मुझे ढूंढ कर बताइए। ठीक है, तो दो तरीके हैं बेटा करने के, जो आसान है और शॉर्टकट है उसी को फॉलो करेंगे। यहाँ देखो बेटा फंक्शन मुझे एक दे रखा है ऐसे, f जो है वो फंक्शन है n से लेकर कैपिटल Y, और डिफाइंड कैसे है बेटा, यहां देखिएगा डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बेटा, एक और फंक्शन ले लूंगा, क्योंकि मुझे बताना है इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। यहाँ देखो एक और फंक्शन ले लेंगे, एक तरीका क्या होता है इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करिए, फिर उसके बाद इनवर्स फाइंड करेंगे। दूसरा तरीका क्या बेटा, एक फंक्शन ले लेंगे, हम उसी को फॉलो करेंगे, फंक्शन ले लेंगे g। ठीक है, अगर मैं बता दूंगा f सर्कल g इसका आंसर भी आई है, g सर्कल f का आंसर भी आई है, तो ये आपस में इन्वर्टिबल हो जाते हैं और इनवर्स आपका आ जाएगा, वहीं पे खत्म हो जाएगा। उसी कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन ले लेंगे, लेट g एक फंक्शन है, ये अगर n टू y है वो y से लेके n हो जाएगा, और डिफाइंड कैसे करना है बेटा वो देखिएगा, इसी में बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, ये मैं साइड में करके दिखाता हूं। यहां देखो बेटा हमने क्या लिया था, एफ एक्स
इज इक्वल्स टू 4x+3। एफ एक्स किसके बराबर होता है, y के बराबर। और यहां से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी, y-3 डिवाइडेड बाय 4। और इसी को क्या बोला जाता है, एफ ऑफ y, क्योंकि y का फंक्शन बन गया। ठीक है, तो एफ वाई क्या आंसर आ गया बेटा, y-3/4। इसको मैं एफ वाई नहीं बोलूंगा क्योंकि g है तो जी वाई आ गया। ठीक है, तो फंक्शन जो है मेरा g ऑफ y कैसे डिफाइंड होगा बेटा, y-3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, g कैसे बनाना है बेटा, g जो है इन्वर्ट, इसका उल्टा लेना है मुझे फंक्शन। अगर ये n टू y y टू n, वो डिफाइन कैसे करना होगा, इसको y लेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालो तो जी वाई आपका आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, एफ सर्कल g, इसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे बेटा g है तो g के एलिमेंट क्या है, डोमेन क्या है, y वाली है ना, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बनेगा बेटा, एफ ऑफ जी वाई, अगर आपको मैपिंग अच्छे से आती है, बनेगा एफ ऑफ जी वाई का आंसर क्या है बेटा, y-3 डिवाइडेड बाय 4। अब ये बन गया आपका एफ एक्स का आंसर क्या है बेटा, 4। ठीक है, और x के बदले में b आएगा तो क्या बनेगा, y-3 डिवाइडेड बाय 4, आगे प्लस का 3 है, 4 कट जाएगा तो f सर्कल g, और यहां पे आ गया y, किसके बराबर आ गया बेटा, y-3 प्लस 3, ये भी कट जाएगा तो आंसर आ गया y। देखो y से मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर से y आ गया, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा कि f सर्कल g जो है वो किसके बराबर है, i के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, आई वाई लिख लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, जिससे बेटा मल्टीप्लाई किया आंसर वही आ गया, उसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बदले में आई वाई लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां देखो बेटा नेक्स्ट, ये एफ सर्कल जी था, फाइंड करेंगे जी सर्कल एफ। अब एफ की डोमेन यूज होगी तो उसके एलिमेंट कैसे हैं, एक्स है, तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, जी एफ एक्स। ठीक है जी, और एफ एक्स का आंसर है 4x+3, तो जी फिर आ गया 4x+3। ठीक है, अब ये बन गया जी एक्स, तो इसका आंसर क्या है, y-3/4, बस y के बदले 4x+3 लिखना है, तो बनेगा बेटा 4x+3 -3 डिवाइडेड बाय 4, ये कट गया, 4x/4 हो गया, आंसर आ गया x। तो आप देख सकते हो बेटा g सर्कल f, इसे x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर फिर से क्या आ गया, x आ गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको i लिखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन x x काट दो तो भी क्या बन जाता है, i बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया g सर्कल f, इसका आंसर भी क्या आ गया, i, यहाँ पे x लिख लेंगे, i x। अब देखो बेटा f सर्कल g करो, इसका आंसर भी i है, g सर्कल f है, इसका आंसर भी क्या i है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए दो फंक्शन को मैपिंग करके आंसर आई आ जाए, दोनों एक दूसरे क्या बन जाते हैं, इनवर्स बन जाते हैं, और फंक्शन आपका क्या होता है, इन्वर्टिबल हो जाता है। देयरफॉर f जो है इज इन्वर्टिबल फंक्शन। क्यों इन्वर्टिबल है, क्योंकि मैपिंग करके दोनों बार क्या आया, आई आया, और एंड g जो है वो इनवर्स है, इज इनवर्स ऑफ f, और यही मुझे प्रूव करना था इसमें, हैंस प्रूव्ड। है ना जबरदस्त क्वेश्चन और जबरदस्त टेक्निक इसको सॉल्व करनी बेटा, स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कैसे होगा, बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज की वीडियो बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।